नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौक से और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अटेंशन। मध्य प्रदेश की राजनीति में मालवा निमाड़ की 66 सीटें महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। बीजेपी और कांग्रेस मालवा निमाड़ की इन्हीं सीटों पर सफलता पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। इसी कड़ी में 30 जुलाई को अमित शाह इंदौर में बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होकर जीत का मंत्र देंगे, तो कांग्रेस के लिए पीसीसी चीफ कमलनाथ और सांसद दिग्विजय सिंह आदिवासी सीटों पर फोकस करेंगे। ऐसे में सवाल यह है कि मालवा निमाड़ में किस दल को ज़्यादा सफलता मिलेगी? क्या 2018 से बीजेपी ने कोई सबक लिया है? क्या कांग्रेस मालवा निमाड़ में 2018 जैसा प्रदर्शन कर पाएगी? आज इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। इंदौर में लगेगा दिग्गजों का जमावड़ा, शाह, नाथ और दिग्गी का होगा आना। मालवा निमाड़ में बजेगी चुनावी रणभेरी, किसकी रणनीति पड़ेगी किस पर भारी? मालवा निमाड़ में चुनावी रणभेरी बजने जा रही है। रविवार को इंदौर में बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गजों का जमावड़ा लगेगा। 30 जुलाई को अमित शाह बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, तो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला की ओर से कराए जा रहे रुद्राभिषेक कार्यक्रम में शामिल होंगे। यानी दोनों दल के नेता एमपी चुनाव का बिगुल मालवा निमाड़ से फूंकते नजर आएंगे। बीजेपी तो अमित शाह के इंदौर आने से जोश में दिख रही है। बीजेपी को यह आस है कि इस बार शाह की रणनीति से उसे मालवा निमाड़ में अच्छे नतीजे देखने को मिलेंगे। अमित शाह जी के दौरे के कारण तो कार्यकर्ता में उत्साह है ही, पर हमने जाकर पिछले चुनाव के बाद आदिवासी भाइयों के बाद में संपर्क किया हमने और उनको किस प्रकार बरगलाया गया। आज बहुत बड़ा पढ़ा लिखा कार्यकर्ता पूरे आदिवासी क्षेत्र का हमारे साथ है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि 30 जुलाई का रविवार मध्य प्रदेश की सियासत का सुपर संडे होने जा रहा है। मालवा निमाड़ को साधने के लिए कमलनाथ और दिग्विजय जहां कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे, तो वही आदिवासी महापंचायत के माध्यम से आदिवासी युवाओं से संवाद भी करेंगे, जिसमें उनकी कोशिश आदिवासियों को लुभाने की होगी। प्रत्येक दल को, प्रत्येक पार्टी को अपने संगठन के विस्तार, अपनी बैठकें करने का अधिकार है। अगर उनकी बैठक से उस बैठक पे कतई कोई सवाल नहीं है। हमारी अपनी बैठक है, अपना एजेंडा है। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से आज बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई लोगों के घरों में आग लगा रही है, मध्य प्रदेश की इस जनता को कैसे इस भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी से निजात दिलानी, इस दिशा में लगातार बैठक और मंथन का दौर जारी है। जाहिर है कि हर बार की तरह इस बार भी मध्य प्रदेश की सत्ता का फैसला मालवा निमाड़ से होना है। यही वजह है कि यहाँ की 66 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस की नजर है। दोनों पार्टियां यहाँ चुनावी बाजी को अपने पक्ष में करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही, खासकर बीजेपी, क्योंकि 2018 के चुनाव के दौरान भाजपा को इस क्षेत्र में कांग्रेस के हाथों बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। लेकिन बीजेपी ये बदलना चाहेगी। वही कांग्रेस की कोशिश होगी कि उसकी परफॉर्मेंस 2018 से बेहतर हो सके। हालांकि अब किसकी रणनीति का असर चुनाव में ज्यादा दिखेगा, ये साल के अंत तक साफ हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं दो वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर और अशोक शुक्ला जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मध्य प्रदेश की सत्ता का रास्ता मालवा निमाड़ से होकर जाता है। 2003 में हमने देखा 47 सीटें मिली, 66 में से बीजेपी सत्ता में आ गई। 2008 में 42 सीटें मिली बीजेपी को, सत्ता में बरकरार रही। 2013 में 57 सीटें मिली, सत्ता में रही। और 2018 में 29 सीटें मिली 66 में से और सत्ता से बाहर हो गई। कांग्रेस वापस लौट आई। इस बार अमित शाह ने मिशन मालवा का दौरा शुरू कर दिया, यानी मिशन मालवा पे निकल गए। इसे कैसे देखते हैं अशोक जी आप? क्या बीजेपी वहाँ पहले जैसा जो परिणाम थे 57-50 का लक्ष्य रखा है, हासिल कर पाएगी? देखिए, बीजेपी पूरी कोशिश करेगी कि 2018 में जिस तरह से मालवा में उसको नुकसान हुआ है, वो आगे आने वाले 2023 के चुनाव में उसको उस तरह का नुकसान ना हो। और वैसे भी मैं आपको बता दूं कि जो
2018 में जो लोग कांग्रेस की टिकट पर जीत के आए थे, उसमें कुछ लोग जो हैं वो बीजेपी का हिस्सा बने हुए हैं। तो 7 लोग हैं मालवा निमाड़ में। ऐसे सिंधिया समर्थक 7 विधायक हैं मालवा निमाड़ में जो बीजेपी में आ गए थे। वही मैं कह रहा हूं कि वहां पर जो कांग्रेस है उसके सामने 2 तरह की चुनौतियां हैं। एक तो जो लोग कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए, उनका उसके पास में क्या विकल्प है ये देखना होगा। और बीजेपी की कोशिश ये होगी कि 2018 की स्थिति की पुनरावृत्ति नहीं हो, बल्कि 2013 में जिस तरह से 57 सीटें उसके पास में थी, और इसीलिए जो है वहां पर अब अमित शाह जी का जो दौरा हो रहा है वो भी इस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। अमित शाह जी ने विंध्य प्रदेश में भी एक दौरा किया था और सबरी माता की एक अशोक जी इलाका भी आपके काफी मालवा निमाड़ में काफी बड़ा क्षेत्र ऐसा है जहां आदिवासी वोट बैंक काफी प्रभाव रखता है, कई सीटों पर रखता है। तो अमित शाह जी की कोशिश ये है कि 2018 की जो कमियां थी वो इस बार जो है 2023 में उनका सामना पार्टी को न करना पड़े, और पार्टी के अंदर जो एक फूट है। और दूसरी बात ये, जो कांग्रेसी आए थे सिंधिया समर्थक जो आए थे, उसके बाद में जिस तरह की एक नाराजगी पार्टी के बीजेपी के भीतर भी देखने को मिल रही थी, उसको भी एक दूर करने की कोशिश होगी। और विजय संकल्प रैली भी जो है मालवा के उज्जैन से ही निकलने जा रही है। तो कुल मिला के मालवा बहुत महत्वपूर्ण है। 67 सीटें हैं यहाँ पर, 2 संभाग हैं, 15 जिले हैं, और बीजेपी के लिए ये शुरू से ही जो है काफी महत्वपूर्ण रहा है। बीजेपी के तरफ से ये गढ़ भी रहा है। और मैं आपको एक चीज और बताऊं ब्रिजेश जी, ये गुजरात के नजदीक भी है। गुजरात की राजनीति का एक बड़ा असर जो है मालवा और निमाड़ में देखने को मिलता है। तो शायद इसीलिए मिशन मालवा को चुना है अमित शाह ने सफलता के लिए। खिलावन जी, आदिवासियों पर फोकस दोनों का है। आदिवासी महापंचायत करने जा रहे हैं, कमलनाथ भी कल वहां पर रहेंगे, दिग्विजय सिंह भी रहेंगे। वो उनके सामने भी समस्या ये है कि उनको 2018 के जो परिणाम आए थे उनको दोहराना है। तो आपको क्या लगता है कि अमित शाह ने बागडोर संभाल ली है वहाँ, और कैलाश विजयवर्गीय के हाथ में कमान दी जाती है मालवा निमाड़ की, तो कांग्रेस के लिए मुश्किल होगी? निश्चित रूप से यदि बागडोर, भाजपा की बागडोर कैलाश विजयवर्गीय को दी जाएगी तो निश्चित रूप से भाजपा के लिए बहुत सरलता होगी, बल्कि कांग्रेस के लिए बहुत चुनौती भरा और मुश्किल भरा माहौल होगा। इस तरह का संकेत मिला है कि अचानक मतलब आप मानते हैं कि जो 50 का टारगेट रखा है उन्होंने सीट का, वो कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि पहले भी वो 57 सीटें ला चुके हैं। ज्यादा मुश्किल नहीं है उस क्षेत्र में, क्योंकि एक तो आरएसएस का बहुत बड़ा गढ़ है वो, दूसरा गुजरात से लगी हुई, सीमा से लगी हुई सीटें बहुत ज्यादा भाजपा में होती है। और कुल मिला के जो जेएस में जो आदिवासी संगठन है जेएस, उसमें जो फूट पड़ा है उसका लाभ तो सीधा सीधा भाजपा को ही मिलने वाला है आगामी चुनाव में। तो कुल मिला के यही कहा जा सकता है कि जो लक्ष्य 2013 में जो 57 सीटें थी इनकी, और 2018 में वो घट के 29 रह गई, तो इस बार जो है यदि 66 में से 50 सीटों का लक्ष्य रखा गया है, 50 सीट ले भी ले, तो मुझे लगता है कि भाजपा जो है सरकार बनाने में कामयाब हो सकती है। इसीलिए पूरा फोकस अमित शाह के आने के बाद से, अमित शाह कल आ रहे हैं और वहाँ वो बैठक लेंगे बूथ कमेटियों की, और बूथ कमेटियों को पूरे निमाड़ मालवा क्षेत्र की बूथ कमेटियों की बैठक को लेंगे। तो कुल मिला के यही कहा जा सकता है कि निचले स्तर पर, बूथ स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं को सजग और सहज और पूरा सक्रियता से काम करने के लिए उनको कहा जा रहा है। और उसको टिप भी देंगे, तरह तरह के टिप देते रहते हैं समय समय पे अमित शाह, तो उसको उसी कारण से लगभग मुझे लगता है कि यदि लक्ष्य निर्धारित 57 की करके चल रहे हैं तो 50 तो हासिल की जा सकती है, बहुत मुश्किल नहीं है जी। तो अशोक जी, लक्ष्य आसान दिख रहा है क्योंकि जैस में फूट पड़ गई है, अमित शाह ने खुद कमान ले ली है। तो जिस तरह से हालात दिख रहे हैं, और कैलाश विजयवर्गीय भी मैदान में उतर गए, लेकिन ये भी ना भूला जाए कि भारत जोड़ो यात्रा भी उसी क्षेत्र से होकर निकली थी। बिल्कुल, बुरहानपुर से और राहुल गांधी वहां पे पहुंचे थे, और भारत जोड़ो यात्रा का एक असर हम लोग कर्नाटक में देख ही चुके हैं।
और मध्य प्रदेश में ठीक है, बीजेपी को किसी तरह की कोई बड़ी राजनीतिक चुनौती का सामना तो नहीं करना पड़ रहा है। उसकी मुख्य वजह यह है कि चमत्कारिक नेतृत्व का अभाव है मध्य प्रदेश में, और जिन चेहरों को लेकर कांग्रेस जो है 2023 के चुनाव में जाने की कोशिश कर रही है, वो चेहरे बहुत जनता को जो है आकर्षित नहीं करते हैं। ना दिग्विजय सिंह बहुत आकर्षित करते हैं, कमलनाथ जी भी जो है वो अगर आकर्षित कर रहे होते तो जो उपचुनाव हुए थे सिंधिया के जाने के बाद में, जो 28 उपचुनाव हुए थे, उसमें कांग्रेस को एक बड़ी कामयाबी मिलती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। अभी आप इसके पहले जो नगरीय निकाय के चुनाव हुए हैं उसमें भी आप देखिए तो मालवा में जो है भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। उज्जैन में भी उन्हीं का महापौर, इंदौर में भी उन्हीं का महापौर है। तो मुझे लगता है कि मालवा निवाड़ जो है वो बीजेपी के लिए आज भी जो है सुरक्षित गढ़ है। ये ठीक है कि 2018 में जो एक एंटी इनकम्बेंसी थी, और जो होती है लंबे समय तक कोई पार्टी सत्ता में होती है, कोई सरकार होती है, तो स्वाभाविक है कि वो जनअपेक्षाओं को उस तरह से तो पूरा नहीं कर पाती जिसकी जनता अपेक्षा करती है। वो नाराजगी का एक खामियाजा इनको भुगतना पड़ा था। लेकिन अब जो सबसे बड़ा संकट भी कांग्रेस के सामने है वो ये है, हर एक दूसरा व्यक्ति ये कहता है कि अगर ये जीतेंगे भी तो ये बीजेपी में चले जाएंगे। ये सबसे बड़ा संकट जो है वो कांग्रेस, गोपाल भार्गव जी ने तो अभी कहा भी है कि इनको वोट देने से कोई फायदा नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये बात जो है जो जनमानस में है, जब तक कांग्रेस इसको पूरी तरह से दूर नहीं कर पाएगी कि उनकी पार्टी का कोई विधायक जो है कल चुनाव जीतने के बाद में दल छोड़कर बीजेपी में नहीं जाएगा, तब तक तो कांग्रेस के लिए पूरे प्रदेश में मुश्किल है। तो इसकी तो कोई गारंटी भी नहीं ना अशोक जी, वहां तो अभी भी गुटों में दिख रहे हैं। अरुण यादव का अलग गुट दिख रहा है, अजय सिंह राहुल भैया का अलग गुट दिख रहा है, नाराजगी सार्वजनिक रूप से वो जाहिर भी कर चुके हैं। तो इसकी गारंटी कैसे दे सकते हैं, कैसे जनता को भरोसा दिला सकते हैं कि कौन है, कौन आएगा, कौन जाएगा, कौन नहीं जाएगा? ये तो ना बीजेपी वाले गारंटी दे सकते हैं ना कांग्रेस वाले दे सकते हैं। नहीं, लेकिन अभी जो हम लोगों ने देखा, जो हाल के वर्षों में, चाहे वो मध्य प्रदेश की स्थिति रही हो या अन्य राज्यों में भी जो स्थिति रही, तो कांग्रेस में जिस तरह का पलायन देखने को मिल रहा है, अब उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उसकी चर्चा यहाँ उचित नहीं होगी। लेकिन एक विश्वास का संकट तो खड़ा हो गया है ना। कांग्रेस को लोग वोट दें और बाद में उनके विधायक पार्टी के साथ में बने रहेंगे, इस बात की क्या गारंटी? इस बात की गारंटी ना तो कमलनाथ ये फॉर्म जरूर भरवा रहे हैं। अभी मेरी जानकारी में ये है कि जहां कहीं जो प्रत्याशी इनसे टिकट मांग रहे हैं, जो दावेदार है, उनसे फार्म भी भरवाया जा रहा है कि वो पार्टी छोड़ के नहीं जाएंगे। सदस्यता जब देते हैं तब भी फार्म भरवाते हैं अशोक जी, कि किसी का आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, कोई मदरा प्रेमी नहीं होना चाहिए। लेकिन इस फार्म से कुछ असर होता है क्या? नहीं, कोई असर नहीं होता है। और मुझे कांग्रेस के लिए मध्य प्रदेश में जो माहौल है वो बहुत अनुकूल नहीं है, और मुख्य वजह ये है कि चमत्कारिक नेतृत्व का अभाव है। भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे प्लस पॉइंट है कि उनके पास में एक तो बड़ा चमत्कारिक चेहरा मोदी जी का है, और इस चुनाव में भी आप ये देखिएगा कि अभी तक जो है कहीं भी ये चर्चा नहीं हो रही है। पिछली बार जब आए थे भोपाल में एक बैठक जो हुई थी कार्यकर्ताओं को, उसमें खुलकर अमित शाह जी ने कहा था कि अगला चुनाव जो है हम शिवराज जी के चेहरे पर लड़ेंगे। तो इस बार तो मुझे लगता है कि सारा चुनाव जो है मोदी के चेहरे पर लड़ा जाएगा। और अगर मोदी का चेहरा कहीं सामने कह चुके हैं कि मोदी चेहरा होंगे, मोदी और शिवराज जी के नेतृत्व में चुनाव होगा। फिर आप समझ सकते हैं कि मोदी से बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए कोई नहीं है। मोदी एक बहुत बड़ी चुनौती है विपक्षी दलों के लिए, और मध्य प्रदेश में तो खैर मोदी की कोई तोड़ भी नहीं है इनके पास किसी भी तरीके से। तो मोदी जी का तो कोई तोड़ नहीं है खिलावन जी, लेकिन हम कुछ राज्यों के परिणामों पर यदि बात करें तो वहाँ भी तो मोदी जी चेहरा थे, चाहे हिमाचल की बात कर लें, चाहे हम कर्नाटक की बात कर लें। तो क्या आपको लगता है विधानसभा चुनाव में मोदी फैक्टर असर करेगा, या जिस तरह से हम देखते हैं 2018 में बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाती है और 2019 में कुछ ही महीने बाद यदि चुनाव होते हैं तो लोकसभा में, तो मध्य प्रदेश की 29 में से सिर्फ एक सीट ही बामुश्किल कांग्रेस जीत पाती है? देखिए ब्रजेश जी, लोकसभा चुनाव और राज्य और विधानसभा के चुनाव, ये दोनों में काफी दोनों के तासीर अलग अलग होती है। मुझे लगता है कि जिस तरह से हमने देखा है हिमाचल में देखा, जिस तरह से कर्नाटक में देखा, तो मुझे लगता है कि मोदी को ही चेहरा बना के यदि चुनाव लड़ा जाए तो जीत की गारंटी है, ऐसा कह जाना मुश्किल भरी बात है। हार भी हो जाती है, हुई है हार, हमने देखा है, उदाहरण तो आपके सामने है। तो कुल मिला के मुझे ये लगता है कि हालांकि ये चुनाव जो है स्पष्ट पहले भी कहा जा चुका है कि मोदी के चेहरा सामने रखकर ही चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन कभी कभी होता ये है, कई उपचुनाव में हमने देखा है यदि बाहर के व्यक्तियों को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है और स्थानीय कार्यकर्ताओं को महत्व नहीं दिया जाता है तो चुनाव
चुनाव हार का कारण यही सबसे बड़ा कारण बन जाता है। लेकिन खिलावन तो जी, हमने देखा कुल है मिला के तमाम प्रतिकूल परिस्थितियां हों कांग्रेस के, ना उनके पास चेहरा हो, जैस में फूट पड़ गई पिछली बार उनके साथ थी, और भी बहुत सारी घटनाएं देख लीजिए, चाहे अमित शाह ने डेरा डाल लिया हो, चाहे बीजेपी की रणनीति हो, आदिवासी क्षेत्रों में आरएसएस का काम हो। लेकिन कांग्रेस को एक उम्मीद है कि सीधी पेशाब कांड और आदिवासियों पर लगातार बढ़ रहे अत्याचारों से उसको आदिवासी सीटों पर सफलता मिलेगी। और जिन 66 सीटों में हम बात कर रहे हैं उनमें 22 आदिवासी सीटें हैं जो आरक्षित हैं। देखिए, आदिवासी तो बड़ा फैक्टर है मध्य प्रदेश में, बिल्कुल हर चुनाव में बड़ा फैक्टर रहा है। लगभग मैं तो कहता हूँ 88 सीटें ऐसी हैं जो आदिवासी जहां प्रभावित बाहुल्य करते है, हैं, 47 तो या आरक्षित हैं ही जहाँ उनके लिए। के परिणाम को, चुनाव परिणाम को पूरी तरह से प्रभावित करते हैं, और जिसमें से 47 तो आरक्षित ही हैं आदिवासियों के लिए, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए। तो कुल मिला के यह कहा जा सकता है कि यदि मालवा निमाड़ में 22 सीटों पर जो आदिवासी सीटें हैं उस पर केंद्रित होकर चुनाव लड़ा जाए, तो मुझे लगता है ये प्रक्रिया तो पहले से शुरू हो चुकी है। कांग्रेस ने पहले ही जैस और दूसरे आदिवासी संगठनों के माध्यम से आदिवासी वोटरों को अपने तरफ ओढ़ने का प्रयास कर चुकी है। उसी तरह से भाजपा भी आरएसएस के माध्यम से, जो आरएसएस का आदिवासी वोटरों में बहुत ज्यादा घुसपैठ है, अंदर तक पैठ है, उसका लाभ उठाने का प्रयास करेगी और कर ही रही है। तो कुल मिला के मालवा निमाड़ में जो है आदिवासी वोटर बहुत प्रभावी होने वाले हैं। और यदि 66 में से 50 सीट यदि भाजपा को लानी है तो बहुत एड़ी चोटी की मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मुश्किल भरा काम नहीं है। यदि कोशिश की जाए तो पर्वत भी पिघल जाता है। तो बड़ा पर्वत पिघलाने की टारगेट कोशिश बड़ा तो है। कांग्रेस भी कर रही है, बीजेपी भी कर रही है, अशोक जी। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं 2018 के परिणाम के बाद बीजेपी ने सबक लिया है और आदिवासी क्षेत्रों पर फोकस किया है, उसका असर इस चुनाव में दिखेगा। 2003 से हम देख रहे हैं कि 2013 तक वो लगातार बीजेपी को समर्थन देते रहे, लेकिन 2018 में थोड़ा बदलाव आया और कांग्रेस को उनका समर्थन मिल गया। चाहे जैस के रूप में हम देख सकते हैं, अब जैस भी वैसी नहीं बची है, तो बीजेपी के लिए तो वैसे ही प्लस दिख रहा है वहां पे सब कुछ। देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जब पार्टी ने राष्ट्रपति बनाया, उसके बाद से ही ये तय हो गया था कि बीजेपी का पूरा फोकस जो है देश के आदिवासियों पर, और उसके बाद में भी बहुत सारे कार्यक्रम हुए जिसमें और मध्य प्रदेश में उसका असर भी हमको देखने को मिला था, किस तरह से आदिवासी जो विधायक थे, कांग्रेस के हों चाहे अन्य दलों के हों, उन्होंने उनको समर्थन दिया था। देखिए, मध्य प्रदेश का जो आदिवासी है वो पहले कभी जो है कांग्रेस का ट्रेडिशनल वोटर हुआ करता था और लंबे समय तक वो कांग्रेस का बना रहा है। यहाँ तक कि जब बसपा बनी थी तब भी जो आदिवासी वोट बैंक था वो कांग्रेस के साथ बना हुआ था। लेकिन धीरे धीरे अब जैसे जैसे इसमें राजनीतिक जागरूकता आती जा रही, तो ये पहले अपनी पार्टी से भी प्रत्याशी होते हैं, इनकी भी राजनीतिक महत्वता है, हालांकि इनके लिए 47 सीटें आरक्षित भी हैं। लेकिन अभी भी जो ये आदिवासी वोट बैंक है उसकी कांग्रेस उस तरह से अब राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी नहीं कर पा रही जिस तरह से अब बीजेपी कोशिश कर रही है। तो मुझे लगता है कि ये तबका जो है बीजेपी के साथ में बना रहेगा, और अगर ये बीजेपी के साथ में बना रहता है तो कांग्रेस को केवल मालवा निमाड़ में नहीं, प्रदेश में भी बड़ा नुकसान होगा, पूरे प्रदेश में नुकसान होगा। और अमित शाह का जो ये दौरा है ये काफी महत्वपूर्ण है। देखना ये है कि वो बूथ कार्यकर्ताओं को जो मंत्र देते हैं उसमें आदिवासियों को साधने के लिए वो क्या सुझाव देते हैं, कौन सा सूत्र बतलाते हैं। तो जो कैलाश विजयवर्गीय जी भी कह रहे हैं कि अमित शाह के आने से मालवा निमाड़ में फायदा होगा, और आपने भी कहा कि गुजरात सीमा से लगा है तो वो नब्ज भी बेहतर तरीके से समझते हैं। बहरहाल समय इजाजत नहीं देता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मालवा निमाड़ पर फोकस है बीजेपी का भी और कांग्रेस का भी, और खासकर आदिवासियों पर सबकी नजरें हैं। आदिवासी वोट बैंक समझा जाता है। मध्य प्रदेश की 47 सीटें आरक्षित हैं और कम से कम 82 से 84 सीटों पर जीत हार तय करता है आदिवासी। इसलिए मध्य प्रदेश में आदिवासियों को साधने के लिए बीजेपी भी लगी है और कांग्रेस भी लगी है। अब आदिवासी किस पर भरोसा करते हैं, क्योंकि वो आदिवासी आज की तारीख में शिक्षित भी है, जागरूक भी है, वो किसी के बहकावे में नहीं आ सकता। तो इसलिए मान कर चलिए कि जो उसके हित में निर्णय लेगा, जो उसके लिए काम करेगा, उसका समर्थन आदिवासी उसे देंगे। तो इसके लिए अब आदिवासी किसका समर्थन दे रहे हैं 2023 में देखें, क्योंकि 2003 से 2013 तक बीजेपी के साथ थे,
2018 में कांग्रेस के पाले में चले गए, 2023 में किसके पाले में रहते हैं, उसके लिए 2023 के चुनाव परिणाम का इंतजार करना होगा। हम भी कर रहे हैं, आप भी कीजिए। बहरहाल अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।